ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मानसिक स्वास्थ्य और योगाभ्यास। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कल कुछ हमने महेंद्र सर के द्वारा समझा था, उससे आगे आज मैं कुछ बात करूंगा और इसको देखते हैं कि क्या है मानसिक स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की अवधारणा देख लेते हैं कि WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सही होने की संतुलित सतह का नाम स्वास्थ्य है। इन्होंने केवल मानसिक स्वास्थ्य को नहीं या शारीरिक को नहीं, इन्होंने संपूर्ण स्वास्थ्य की बात की है, जिसमें फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली जो फिटनेस है उसको लेकर WHO अपनी जो है परिभाषा देता है कि ये जो चीज़ें हैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर, यानी इसमें हम सब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब स्वस्थ हैं तो यह ही इसकी जो संतुलित अवस्था है तो यह स्वास्थ्य कहलाएगी। आगे हम देखें कि स्वास्थ्य क्या है और किस व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं। साधारण रूप से यह माना जाता है कि किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक रोग न होना ही स्वास्थ्य है। यह एक नकारात्मक परिभाषा है और सत्य के निकट भी, परंतु पूरी तरह सत्य नहीं। वास्तव में स्वास्थ्य का सीधा संबंध क्रियाशीलता से है। जो व्यक्ति शरीर और मन से पूरी तरह क्रियाशील है उसे ही पूर्ण स्वस्थ कहा जा सकता है। तो ये बात कर रहे हैं कि हम स्वास्थ्य किसे कह सकते हैं। तो केवल हमारा शरीर चल रहा है और उस अकॉर्डिंग यदि हमारा मन ठीक नहीं है, यानी हम अपने मन को लेकर सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं बिठा पा रहे हैं और मन हमारा किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो उसे हम मानसिक रोगी भी कहेंगे। या फिर यदि हमारा शरीर मन तैयार है, शरीर तैयार नहीं है, तो इसे हम शारीरिक रोगी कह सकते हैं। इस प्रकार शरीर और मन दोनों ही क्रियाशील होना, यानी शरीर के साथ साथ मन भी चलेगा। यदि मन ठीक नहीं हुआ तो शरीर सही ढंग से काम नहीं करेगा और शरीर ठीक नहीं है तो मन सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो दोनों को बैलेंस रखते हुए, दोनों को क्रियामान करते हुए, दोनों एक दिशा में चलते हुए ही काम करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्या है स्वस्थ रहना। तो स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम सुखी हैं। कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, अर्थात कोई आदमी तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। यदि हम कल हमने देखा था कि भारत में 45% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य से प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, यानी उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम सफलता की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने मन को दूषित कर रहे हैं। इस भौतिकवाद में कई चीज़ें बढ़ गई हैं। टेक्नोलॉजी का इतना क्षेत्र बढ़ गया है कि सेकंडों में हर चीज़ हल हो जाती है। और बात करें कि बचपन से ही आज ये हालत है कि आज स्कूल के जब पहले का समय था तो आउटडोर गेम होते थे और जो बच्चा था उनमें एनर्जी लगाता था, जिसके कारण उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता था। आज ये हालत है कि सारे जो गेम्स हैं वो भी इंडोर हो गए हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, सारा चीज़ें हमको घर बैठे बैठे मिल रहा है। इससे हमारा जो शारीरिक परिश्रम है, हमारी जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे तो हम थक रहे हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर हम उसको क्रियाशील नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा मन स्वस्थ नहीं हो पाता और हम चिड़चिड़ाहट करते हैं, जिसके कारण एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इस प्रकार के जो रोग हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि आज का जो समय है, 5 लोग यदि घर में हैं तो वो 5 लोग भी आपस में बातचीत उनका अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा। जहाँ तक कि वो खाना भी साथ में बैठ के नहीं खा रहे हैं, सबके अपने अपने फ़ोन हैं, सबके अपने अपने लैपटॉप हैं और वो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इस प्रकार
हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जाता है। हमारे जो अंदर की कुछ बातें हैं हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर की बातें कुछ बाहर नहीं निकल रही हैं और मन ही मन में हम घुटते रहते हैं। इसलिए जो है वो हम पहले मेंटली और फिर धीरे धीरे फिजिकली डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। यदि हम फिजिकल रूप से फिट होंगे तो हम मेंटली रूप से भी फिट होंगे, और दूसरी बात यदि हम मेंटली फिट हैं तो हमारा फिजिकल फिटनेस भी बना रहेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पर हमको दोनों को बैलेंस करना होता है। और धीरे धीरे आपने जैसे आदि व्याधि कल हमने योग वशिष्ठ में सुना था कि मेंटली से फिजिकली हम किस तरीके से डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य। ऋषियों ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है। यदि हम धर्म में विश्वास रखते हैं और स्वयं को धार्मिक कहते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन भार स्वरूप हो जाता है। यानी यदि शरीर में कोई ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे पेट खराब हुआ या हमको कोई बॉडी पेन हो रहा है या सांस लेने में समस्या हो रही है या कोई जकड़न आ गई है, इस तरीके के बहुत सारे जो शारीरिक रोग हैं, यदि वो हमें धीरे धीरे कर जाते हैं तो उनके कारण हमारा जो मन है वो स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले हमें शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और शरीर जब ही स्वस्थ होगा जब हम अपने मन को ठीक रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि क्या है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य उस सीखे हुए व्यवहार से अधिक कुछ भी नहीं है जो कि सामाजिक रूप से अनुकूल है और जो व्यक्ति को जीवन का पर्याप्त रूप से सामना करने की क्षमता देता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम समाज के बीच में रहते हैं। शुरू होते ही बराबर हम माँ पिताजी घर में जितने भी लोग होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और उस सीखने के साथ साथ हमारा जो जीवन है वो चलता रहता है। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, स्कूलों में हम अपने दोस्तों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, टीचर्स के साथ, और बहुत कुछ सीखते 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 हमारा जो जीवन है वो सीखते हुए ही चला जाता है। मतलब एक तरीके से हम समाज के बीच में रहते हैं, और समाज से सीखा हुआ ही व्यवहार जो है वो मैं समाज के साथ में ही करता हूँ। जैसा सीखा वैसा ही मेरा जो व्यवहार है वो करता हूँ, और उस व्यवहार में जो मेरी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे जो पूरा ब्रह्मांड से लेकर बहुत एक मतलब मन जो है वो एक सीपीयू की तरह काम करता है। जैसे सीपीयू में जो आप बहुत सारा जो स्टोरेज है वो लेकर चलते हैं, इसी प्रकार मन है। मन में आप बहुत सारे स्टोरेज लेके चलते हैं, भावनात्मक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आप रचनात्मक कोई कार्य हो, या इस प्रकार के विचारात्मक कोई कार्य हो। इस प्रकार के सब जो कार्य हैं वो आपके मन में रहते हैं, और उस मन के द्वारा ही वो क्रिया चलती रहती है, और उसको आप शारीरिक रूप से गति देते हैं। और पहले आप कुछ जो थॉट प्रोसेस है वो मन में चलता है, मन से वो फिजिकली होता है। तो इस प्रकार से यानी हम समाज के बीच में रहकर समाज के साथ अनुकूल व्यवहार करना, यही मानसिक स्वास्थ्य है। एक वैज्ञानिक कार्ल मेनिंगर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम प्रभावशीलता एवं हर्ष के साथ वातावरण एवं उसके प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ मानव समायोजन, यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में हमारा एक दूसरे के साथ संपर्क कैसा है, हम किस तरीके का बिहेव एक दूसरे के साथ करते हैं। और ये जो बिहेव है ये मेरे मन पे डिपेंड करता है कि मेरा मन यदि स्वस्थ है तो मेरा बिहेवियर भी अच्छा होगा। तो प्रभावशीलता यानी ऐसा बिहेव जो प्रभावशील हो, यानी मेरा उस पर इफ़ेक्ट पड़े, कुछ अच्छा फील हो। तो एक ये मानसिक स्वास्थ्य का जो है परिभाषा कार्ल मेनिंगर ने दी है। दूसरा हम बात करें हार्विच और स्कीड, ये इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कई आयाम जुड़े हुए हैं, जैसे आत्मसम्मान, अपनी अंतःशक्तियों का अनुभव, सार्थक एवं उत्तम संबंध बनाए रखने की क्षमता मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता है। यानी मैं अपने आत्मसम्मान यानी मैं कौन हूँ और मैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ इस समाज में,
मेरा किस तरीके का इस समाज में बिहेव है, ये जो है ये मानसिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। कई लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जैसे कोई किसी की आंखें नहीं हैं जो देख नहीं पा रहा है, किसी का बात करने का कोई मूक है यानी बोल नहीं पा रहा है, कोई फिजिकली से विकलांग है यानी किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं। लेकिन इन सब का भी एक आत्मसम्मान होता है, क्योंकि इनमें भी व्यवहार करने की तरीका यानी व्यवहार करने का इनमें एक क्रिया होती है। ये लोग भी व्यवहार करते हैं, ये लोग एक इनका हाथों को हिलाकर कोई बात करता है, यदि कोई देख नहीं पा रहा है तो छूकर बात करता है। तो इस तरीके के इनके भी एक व्यवहारिक क्रियाकलाप हैं। तो हम इसमें एक बिहेव को लेकर बात कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो है, मन जो है वो अच्छा होगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, तो हम उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। अंतक शक्तियों का अनुभव यानी मैं अपने आप को पहचानूं कि मेरे अंदर क्या है, मैं कैसा हूं और मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, मैं किस प्रकार से अपने समाज के सामने किन किन चीज़ों को लेकर कार्य कर सकता हूं। तो इस प्रकार एक सार्थक और उत्तम जीवन मैं इस समाज में जीता हूं, वही एक मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा है। पीवी ल्यूक लिखते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्वयं सुखी है, अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता है, अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है और इन आधारभूत कर्तव्यों को करने के बाद भी जिसमें इतनी शक्ति बच जाती है कि वह समाज के हित में कुछ कर सके। यानी आपने ज़्यादातर महापुरुष या कुछ ऐसे लोग के नाम सुने हो, हम उन्हीं के नाम सुनते हैं जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, जिन्होंने कुछ अलग हटके कुछ काम किया है, उनको हम आज उनके नाम आज हम सुनते हैं। जैसे योगियों का यदि हम जीवन परिचय पढ़ें तो योगियों के जीवन परिचय में भी हम यही देखते हैं कि अपने साथ साथ पहले वो उन्होंने अपने लिए काम किया। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बी एंड मेक, यानी पहले बनो, यानी पहले अपने आप को बनाओ और उसके बाद सामने वाले को बनाओ, यानी बनते बनते आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि आप पहले खुद ही बनते रहे और समाज को आपने छोड़ दिया, आपको बनना भी है और बनाना भी है। तो पहले आप खुद सुखी रहेंगे और सामने वाले को भी सुखी पूर्वक जो चीज़ें हैं उनको देने का, सुखपूर्वक चीज़ों को करने का, सुखपूर्वक चीज़ों को देने का प्रयास करेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। इस प्रकार की हमारा जो यानी संदेश रहा है, वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, यानी ये पूरा जो समाज है वो एक परिवार है। लेकिन आज धीरे धीरे जब ये जो जैसे जैसे पर्यावरण और संसाधन हैं ये जो विकास की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा जो मानव व्यवहार है वो धीरे धीरे डाउन की तरफ जा रहा है। यानी आज आप देखेंगे बड़ी बड़ी मल्टियाँ हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, लेकिन आपस में उनकी कोई वार्तालाप नहीं है, कोई आज भी। लेकिन आप लेकिन भारत में ऐसी जगह आज भी हैं, जैसे आप कई गाँव में चले जाओगे तो किसी के घर में ताले नहीं लगते हैं, वो उनको इतना एक दूसरे पर विश्वास है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या हुआ कि हम अपने पड़ोसी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारा किसी से बातचीत नहीं है। यदि हम मोहल्ले में या गलियों में रह रहे हैं तो हमें कोई जानता नहीं है, तो हम किस प्रकार से उनके साथ शांतिपूर्वक रहेंगे, अपना अच्छे से बिहेव करेंगे। हम अपने अंदर ही अंदर में घुट रहे हैं और हमारे अंदर जो चल रहा है वो शेयर हम नहीं कर पाते, जिसके कारण वो एक समय ऐसा आता है कि ज्वालामुखी की तरह फटता है। और आज जो इतने सारे केस हम देखते हैं कि कोई डिप्रेशन में मर गया, कोई स्ट्रेस में मर गया, तो इस प्रकार के जो केस हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने आप का विस्तार नहीं कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु। यदि हम अपने आप को संकुचित मात्रा में रखेंगे, संकुचित होते जाएंगे, तो हम अपने आप का विस्तार नहीं कर पाएंगे। और आप यदि विस्तार अपने आप का करते हैं, अपने मन को जो है वो खुला छोड़ते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, खुश रहने का प्रयास करते हैं, तो जो है हम अपने आप को सुखी भी रख पाएंगे और निरोगी भी रख पाएंगे। तो हम इस तरीके से मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से स्वस्थ हो पाएंगे।
आगे हम बात आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं 3 जो घटक हैं मानसिक स्वास्थ्य के, ऐसे तो बहुत सारे जो घटक हैं मानसिक स्वास्थ्य में, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, मनोविज्ञान में बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं 3 चीज़ों को लेकर आपसे बात करूंगा। पहला है सामाजिक समायोजन यानी सोशल एडजस्टमेंट, दूसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, और तीसरा है उपलब्धि अभिप्रेरण यानी अचीवमेंट मोटिवेशन। तो इन तीनों को लेकर हम बात करेंगे कि क्या है और ये हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करते हैं। तो पहला है सामाजिक समायोजन। यह एक मानसिक जो है वो उपलब्धि है, और हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। जन्म के समय शिशु में सामाजिक लगभग शून्य होती है। ये बात तो सत्य है कि जब हम जन्म लेते हैं तो एक प्रकार से नील होता है, हम किसी को भी जानते नहीं हैं, किसी को पहचानते नहीं हैं। ये दुनिया जो है मेरे लिए नई होती है, मुझे किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता होता है। और जैसे जैसे उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास होने लगता है, यानी मैं माँ के साथ, पिता के साथ, वो मुझे जो है वो सिखाना चालू करते हैं कि ये माँ हैं, ये पापा हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, और फिर चीज़ों के बारे में कि ये वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, इसका हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, इस कपड़े का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर है, ये टेबल है, ये चेयर है। इस तरीके से मैं सामाजिक जो चीज़ें हैं उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। वैसे वैसे उसका सामाजिकरण होने लगता है, यानी मेरा जो समाज से जुड़ाव है वो चालू हो जाता है। मुझे किस तरीके से समाज जो है मुझे पहचानने लगता है, मैं समाज को पहचानने लगता हूँ। वह अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों, साथियों तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है। यानी पहले, सबसे पहले तो माता पिता से, फिर धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर्स उसके संपर्क में आते हैं, समाज में वो जब बाहर, घर के बाहर निकलता है तो आसपास कुछ बच्चे हैं उनके संपर्क में आता है, उनके साथ खेलता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखते जाता है, और उसके मन में, मस्तिष्क में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू में हम स्टोरेज करते हैं, उसी प्रकार उसके मन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर होना चालू हो जाती हैं। और धीरे धीरे फलस्वरूप क्या होता है कि सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। यानी कि पहले मुझे नहीं पता होता है कि किस प्रकार, जैसे आज आप देखते हो कि भाई समाज अलग अलग बट गए हैं, जाति प्रथा अलग अलग हो गई है, ये इस जाति का, ये इस समाज का, या यहाँ कई जगह जैसे यहाँ मुझे ये नहीं करना है, यहाँ मुझे इस तरीके से बात नहीं करना है, भाई से मुझे ऐसे बात करनी है, माँ से मुझे ऐसे बात करनी है, पिताजी से मुझे ऐसे बात करनी है, शिक्षकों से ऐसे बात करनी है। और जैसे धीरे धीरे जब बढ़ता है तो झूठ, फरेब जो है वो सारी चीज़ें सीखते जाता है कि कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ सच बोलना है, कैसे मैं सच बोलूँगा तो ये ठीक होगा, या झूठ बोलूँगा तो मैं अपने आप को बचा पाऊँगा। और इस तरीके से सारी मान्यताएं, रूढ़ियाँ जो हैं वो बनता जाता है। पहले उसे कुछ नहीं पता होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो समाज के संपर्क में आता है तो ये सारी चीज़ों का व्यवहार करना वो सीख जाता है। सामाजिक जगत में अपने को समायोजित करने का प्रयास करता है, यानी वो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करता है कि भाई मुझे यहाँ रहना है तो इस तरीके से मुझे अपने आप को बिहेव करना पड़ेगा, अपने आप का व्यवहार इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि मैं यहाँ जीवन यापन अपना कर सकूँ। और उस तरीके का माहौल जो है वो बचपन से ही उसका डेवलप हो जाता है और उस तरीके से उसका व्यवहार बन जाता है। इस प्रक्रिया से बालक का सामाजिक समायोजन में विकास होता है, यानी समाज में किस प्रकार से रहना है, इस चीज़ों को वो धीरे धीरे सीख जाता है। तो ये है सामाजिक समायोजन। लेकिन धीरे धीरे आज क्या हो रहा है, आज जो है मतलब पहले हम समाज के साथ रहते थे, लेकिन आज ये स्थिति आ गई कि हम समाज से कटते जा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ, यानी ये जो 20वीं सदी जो 19वीं सदी जो चल रही है, 20वीं सदी, इसमें क्या हो रहा है, 19वीं सदी में हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं और समाज से कटते जा रहे हैं। यानी आज मैं कोई भी चीज़ हो मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता,
यानी एक परिवार है तो परिवार में भी सभी के अलग अलग कमरे हैं, सभी अपने अपने कमरों में रह रहे हैं, एक साथ वो भोजन नहीं कर रहे हैं। यदि किसी को कोई चाहिए तो वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और इस प्रकार अपने कामों में लेकर लगा हुआ है। और एक जो है दिन भर प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जो है वो अपने कामों में लगा रहेगा, उन्हीं चीज़ों को वही विचार जो हैं उसके मन में चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि हम समाज से धीरे धीरे जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरे समाज के प्रति कर्तव्य है, वो धीरे धीरे मेरे ख़त्म हो जाते जाते हैं, और मैं अपने आप को समाज में अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता, जिससे कहीं ना कहीं मेरे मन पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, और मेरा मन जो है वो स्वस्थ नहीं रह पाता, या मैं मानसिक रोगी किसी प्रकार से बन जाता हूँ। और मैं कहीं ना कहीं समाज में रहने से मेरे अंदर वो एंजाइटी नाम की जो चीज़ है कि मैं उसके सामने जाऊंगा, या मैं उससे मतलब जो डर है वो समाज के प्रति, जिससे बहुत सारी जैसे आज बीमारी भी हैं जिसको हम बाइपोलर या सिजोफ्रेनिया, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे इसी कारण बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैं समाज के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। आगे हम बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता? वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। ये कठिनाइयों उनमें से कई मनोदैहिक रोगों को उत्पन्न कर रही हैं, जैसे चिंता, तनाव, कुंठा और संवेगात्मक असंतुलन आदि। वैनकार्ड के अनुसार आत्म स्वीकरण बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वास्तव में संवेगात्मक बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तित्व का एक प्रभावशाली निर्धारक ही नहीं, अपितु यह किशोरों के विकास में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में मदद करता है। मनुष्य का सारा जीवन भावनाओं से ही संचालित होता है। दुख और आनंद, घृणा और प्रेम, क्रोध और सहिष्णुता, कृपणता और उदारता, स्नेह और विश्वास आदि भावनाएं मस्तिष्क से ही उपजती हैं तथा मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों को संचालित प्रेरित करती हैं। गौतम बुद्ध का एक थॉट है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसका मन स्वस्थ है, यानी जिसका मन शांत है, सुखी है, तो आनंद जो है वो उसकी छाया बनकर रहती है, जो कि उसको कभी नहीं छोड़ती। यानी हम भावनात्मक रूप से यदि स्वस्थ नहीं हैं, यानी आज हम किसी परिवार में रह रहे हैं तो मेरी कहीं ना कहीं भावनाएं जो हैं, इमोशन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और यदि मेरे अंदर भावनाएं नहीं हैं तो मैं सामंजस्य भी नहीं कर पाऊंगा, या संवेदनशीलता भी मेरे अंदर नहीं आएगी। आज जो जितने केसेस आज आप देखते हैं भारत में, चोरी की हो, मारकाट की हो, अहिंसा जो हिंसा जो हो रही है, बलात्कार इतने सारे बढ़ रहे हैं, और लड़ाई झगड़े इतने चल रहे हैं, आए दिन आप कुछ ना कुछ ऐसा सुनते रहते हैं, आए दिन न्यूज़ पे यही सारी चीज़ें चलती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मैं कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहा हूँ, और वो इसलिए होते जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सामाजिक जुड़ाव था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और मुझे जो कहते हैं ना, मैं आपको एक ये बताता हूँ उदाहरण कि मैंने सुना है, एक रिसर्च भी इस पे कई सारी हुई है, जिस घर में बच्चे की ज़रूरतों को, सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, वो बच्चे शायद भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, या उनको इतना उनका इमोशन नहीं रहता, या उनका जुड़ाव उतना नहीं रहता, और वो धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ती जाती है तो चिड़चिड़ाना, गुस्सा, क्रोध जो है वो उनमें धीरे धीरे पनपने लगता है, और ये जो है वो एक मानसिक रोगी की तरफ हमको ले जाता है, और धीरे धीरे हम इससे फिजिकली भी रोगी बनते जाते हैं। हम कौन सी चीज़ें हैं समाज में हमारे प्रतिदिन की जीवन में बहुत सारी घटनाएं हमको सामने देखने को मिलती हैं। उन घटनाओं को देखकर हमारी क्या इमोशन है, क्या हमारी भावनाएं, कितना हमारा उससे जुड़ाव है, किस तरीके का हम रिएक्ट करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरे मन को बहुत यानी मन को जो है इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। और यदि मेरी भावनाएं अच्छे तरीके से समाज से जुड़ी हुई हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से समाज के साथ भावनात्मक रूप से बिहेव कर पा रहा हूँ, तो मैं एक मानसिक तरीके से स्वस्थ रह सकता हूँ। और यदि मैं भावनात्मक रूप से हूँ तो मेरी जो है, जिसको हम कहते हैं ना जो मन, बुद्धि, अहंकार की जो हम बात करते हैं,
तो इसमें भावनात्मक रूप का जुड़ाव बहुत रहता है कि यदि मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ तो मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा शरीर अच्छे तरीके से कार्य करेगा। आगे हम उपलब्धि अभिप्रेरण की बात करते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? इसके बिना मेरा कोई यानी लाइफ का जो भी चीज़ें हैं वो इसके बिना कार्य नहीं होती, इसके बिना नहीं हो पाती हैं। यानी मैं जो भी कार्य करता हूँ, जो भी मैं कदम बढ़ाता हूँ, जो भी मेरे जीवन में कोई अचीवमेंट मुझे हासिल होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मोटिवेशन का हाथ रहता है। दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है। कोई व्यक्ति इन कार्य को क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरण अवश्य होता है। यानी हम बचपन से सीखते जाते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ रहे थे तो हमें कोई ना कोई मोटिवेट करता था कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम दौड़ सकते हो, तुम इतने परसेंटेज ला सकते हो। तो इस प्रकार के जो मोटिवेशन है वो हमें बचपन से लेकर पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ चलते रहते हैं। हम छोटे छोटे गोल बनाते हैं और उन गोल को पाने के लिए हम बहुत सारे जो हैं कार्य करते हैं, और कार्य करने के लिए हमें मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसको हम समझें कि अभिप्रेरण से सामान्य अर्थ वैसी अवस्था से होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरण व्यक्ति की एक ऐसी आंतरिक अवस्था को कहा जाता है जो उसमें कुछ क्रियाएं उत्पन्न करके उसके व्यवहारों को एक खास दिशा में उद्देश्य की प्राप्ति से अग्रसित करती हैं। तो जो है मोटिवेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं यदि मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा तो शायद मैं सार्थक जीवन नहीं जी पाऊंगा। आज मुझे पूरे समाज की आवश्यकता है और मुझे समाज जो है वो मोटिवेशन देता है कि आपको इस प्रकार का कार्य करना है। किसी न किसी की मुझे आवश्यकता होती है। घर में जो है वो मेरा माँ मोटिवेट कर सकती है, मेरे पिताजी मोटिवेट कर सकते, मेरा भाई मोटिवेट कर सकता है। और मैं डेली पर डे के इस चैलेंज को लेकर जीता हूँ कि आज जो है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से कुछ हासिल करना है, कुछ बेटर करना है। और जैसे कि एक नीचे आप फोटो में देख भी रहे हैं कि चैलेंज योर सेल्फ, यानी आप अपने साथ चैलेंज कर रहे हैं। एवरी डे यानी प्रतिदिन आप इस प्रकार के चैलेंज लेकर कार्य करते हैं। टू डू बेटर यानी आप कुछ बेटर कर सकते हैं और बेटर बन सकते हैं। तो इस प्रकार मोटिवेशन जो है वो आपके लाइफ टाइम तक कार्य करता रहता है। बैरन बर्न तथा केंटोविच के अनुसार मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरण को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। यानी मनोविज्ञान में एक यानी जो हम देखते हैं कि हर किसी को बिहेव करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए मोटिवेशन जो है वो एक पीछे की तौर पर यानी काल्पनिक तौर पर उसको एक दिशा के तौर पर रखा जाता है कि भाई हम कोई चीज़ हमको देखते हैं। जैसे आज कई सारी मूवियाँ हैं, कई सारे सीरियल्स हैं, कई सारे लेक्चर हैं। आज मोटिवेटर भी कई सारे लोग हैं जो हमें, जैसे सोनू शर्मा हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, आपने इनके नाम सुने होंगे। तो ये हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से मोटिवेट करते हैं। जैसे किसी को गाना गाना पसंद है या किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो हम किसको अपने सामने रखते हैं? हम सचिन तेंदुलकर को, लता मंगेशकर को, इस प्रकार के हम मोटिवेटर सामने रखते हैं और उनको देखते हुए अपने जीवन के भी कुछ लक्ष्य बनाते हैं और उस तरीके से फिर हम उस रास्ते पर चलते जाते हैं और अपना व्यवहार भी उस प्रकार का शांत और सार्थक रूप से हम उसको दिशा देते हैं। अब जो योगाभ्यास की बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ जैसे जो 3 घटक लिए हैं उसी प्रकार मैंने यहाँ कुछ योगाभ्यास को लिया है। योगाभ्यास में तो ऐसी सारी चीज़ें हैं कि हम प्रेयर से लेकर शांति पाठ तक, यानी जब हम शुरू करते हैं लास्ट तक, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको मन को शांति देती हैं, मन को एक दिशा देती हैं, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन मैंने उसमें से जो 3 चीज़ें ली हैं जो कोई भी आम नागरिक या आम जो व्यक्ति है वो भी कर सकता है और अपने मन को सुखी और शांत बना सकता है। तो सबसे पहला हम जो ले रहे हैं वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योगिक क्रियाओं में सबसे लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है।
जो आसन, प्राणायाम और मुद्राओं का लाभ एक साथ प्रदान करता है। जो लोग इस अभ्यास को पूर्ण एकाग्रता और तन्मयता के साथ मंत्रोच्चार सहित प्रार्थना के भाव से करते हैं, उन्हें प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के भी कुछ अंशों का लाभ मिलने लगता है। यानी ये जो सूर्य नमस्कार की क्रिया है, इसमें एक ये ऐसी क्रिया है, इसमें 12 आसन होते हैं। हम 12 आसनों को करते हैं और 12 आसनों को हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से करते हैं। कहीं पर हम इसको श्वास को रोकते भी हैं। तो ये तीनों का मिश्रण है, यानी इसमें आसन, प्राणायाम और क्रिया या मुद्रा बंद, यानी इन प्रकार के मिश्रण के साथ इसको बनाया गया है। और यह जो है हमारे शरीर को, मन को जो है वो बल प्रदान करता है। इससे हमारे शरीर में आलस ख़त्म होता है और हमारा जो शरीर है वो फुर्तीला होता है। हमारे मन में जो है वो तरोताज़गी आती है, हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। मस्तिष्क का भी विकास होता है और फेफड़े सशक्त बनते हैं। दमा एवं धड़कन के रोगों की आवृत्ति होती है। मेरुदंड के विकास दूर होते हैं। अभ्यासी का शरीर सूर्य के समान चमकने लगता है, जिससे हम अपने मन को जो है समाज के अनुकूल ढालते हैं और अपने मन को स्वस्थता की तरफ अग्रसर करते हैं। आगे हम बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या होता है? इसमें हम ब्रीदिंग को इनहेल और एक्सेल दोनों नॉस्ट्रिल से ऑल्टरनेट तरीके से हम करते हैं। और मनुष्य जो है वो रहन सहन के कारण प्रमाद से जो है वो भर जाता है, यानी उसका जो रहन सहन है वो इस तरीके का हो जाता है कि कई प्रकार के कार्य हैं, कई प्रकार की चीज़ें हैं जो भूल जाता है। उसे जिस तरीके का बिहेव करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। उसके कारण हमारे शरीर में, जैसे गलत आहार विहार के कारण, गलत लाइफ स्टाइल के कारण हमारे शरीर में मल एकत्रित हो जाते हैं और ये मल बढ़ते बढ़ते इस प्रकार हो जाते हैं कि हमारे को फिजिकली डिसऑर्डर्स और मेंटली डिसऑर्डर्स होना चालू हो जाते हैं। तो नाड़ी शोधन क्या करता है? नाड़ी शोधन अत्यधिक बॉडी के अंदर वायु ले जाता है और उस वायु के कारण जो हमारे शरीर में मल है, उस मल को घटाकर हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है। इससे फेफड़ों का जो यानी फेफड़ों की जो मात्रा है वो सांस लेने की बढ़ जाती है और रक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। हमारा जो मन मस्तिष्क है नाड़ियों के शुद्ध होने के कारण वह भी शुद्ध हो जाता है और शांत जो है वो भी होने लगता है, जिसके कारण हमें अनिद्रा जैसी बीमारी या फिर टेंशन, स्ट्रेस, इस प्रकार की एंजाइटी, इस प्रकार की जो बीमारी हैं वो दूर होने लगती हैं और हमें एक शांत माहौल मिलता है और हमको एनर्जी भी मिलती है, जिससे हम अपने कार्य के प्रति जागरूक हो सकें और हम अपने कार्य में पूर्ण तरीके से योगदान दे सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे योग निद्रा की। योग निद्रा मंत्रों से व्युत्पन्न एक प्रभावशाली विधि है जिसमें आप चेतन रूप से शिथिल होना सीखते हैं। यानी हम स्लीपिंग तो डेली करते हैं। क्या हम जैसे रात में सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, क्योंकि नींद जो है वो हमारे शरीर को, हमारे मन को रिलैक्स देने के लिए आवश्यक है और यह प्रकृति का नियम है। यदि हम नींद लेने के बाद भी एनर्जी महसूस नहीं कर रहे हैं, हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं और थके हुए होने के कारण हमारा जो चिड़चिड़ापन है वो ज़्यादा हो रहा है, हम अपने कार्य में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैं किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पा रहा हूँ, तो इस तरीके में योग निद्रा जो है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसमें हम अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको बाह्य विषयों से हटाकर अपने आंतरिक जो विषय हैं उन पर लगाते हैं। हम अपने शरीर का अवलोकन करते हैं, हम अपने श्वास प्रश्वास का अवलोकन करते हैं और इस प्रकार बॉडी के एक एक पार्ट्स को हल्का ढीला रिलैक्स कर देते हैं, जिसके कारण हमारी जो चेतन शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा है वो हमें प्रभावित करती है और हमारा जो अंदर का प्रकाश है, अंदर की जो ज्योति है वो विद्यमान हो जाती है और हम समाज के लिए अच्छे तरीके से कार्य करने लगते हैं, हम अपने आप के लिए अच्छे से कार्य करने लगते हैं। मैं से परिवार, यानी मैं अपने परिवार को अच्छे तरीके से समय दे पाता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाता हूँ और परिवार के बाद मैं समाज के साथ
इस राष्ट्र के साथ पूर्ण तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाता हूँ, मैं अपने मन को और शरीर को दोनों से बैलेंस कर पाता हूँ और इस समाज में अपना हर एक तरीके से योगदान दे पाता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी कि किस प्रकार हमारा मानसिक स्वास्थ्य है और उस मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम योग में इन दोनों तीनों चीज़ों को यदि शामिल करते हैं तो हम अपने मन को स्वस्थ, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के लिए मैं थैंक यू।